एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 11। अब तक हमने पढ़ा है कि विवेक ने नशे में झूमते हुए कहा, कोई बात नहीं, आ गया तो, लेकिन अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अब आगे विवेक जैनिल को मारने के लिए आगे आया तो जैनिल ने काजू को दूर किए बिना ही विवेक को एक घूंसा मारा। नशे में होने से विवेक से चला नहीं जा रहा था। जैनिल के एक घूंसे से ही वो ज़मीन पर गिर गया और कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगा। बाकी सबका भी यही हाल था। जैनिल ने सबको एक एक घूंसा मारा तो सब गिर गए और कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगे। तभी मानव पुलिस के साथ आ गया। पुलिस वालों ने सब लड़कों को उठाया और ले गए। काजू तो अभी भी जैनिल से चिपकी हुई थी, मानो कोई बच्चा अपनी माँ से चिपका हो। जैनिल उसे खुद से दूर भी नहीं कर रहा था, मानो उसे पता हो कि इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की हो। मानो ने जैनिल को चलने का इशारा किया तो जैनिल ने काजू को हल्के हाथ से पकड़कर खुद से दूर किया। काजू काँप रही थी। जैनिल ने काजू के चेहरे पर खून देखा तो अपना रुमाल निकालकर उसे पोंछते हुए बोला, काजू कुछ नहीं हुआ है, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। काजू एक बार फिर से जैनिल के गले लग गई। फिर से जैनिल के हाथ हवा में ही रुक गए। मानो ने जाते हुए कहा, गाड़ी छोड़कर जा रहा हूँ, जब मन हो आ जाना दोनों। मानो चला गया तो जैनिल ने काजू को खुद से दूर किया और उसे बिना कुछ कहे ही गोद में उठा लिया। काजू ने भी ऐसा कोई एतराज़ नहीं किया। वो जैनिल के गले में हाथ डालकर उसे चिपक गई। जैनिल ने काजू को गाड़ी में बैठाया, सीट बेल्ट लगाई। वो बाहर जाने लगा तो काजू ने उसका हाथ बाजू से पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ बताना है। जैनिल ने काजू के सिर पर हाथ रखकर कहा, पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। लेकिन काजू ने जिद करते हुए कहा, नहीं, घर नहीं, अभी बताना है। जैनिल वैसे ही खड़ा होकर बोला, बताओ। अच्छा। काजू ने डरते हुए कहा, वो विवेक। काजू बोल नहीं पा रही थी तो जैनिल ने अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। काजू अपने दोनों हाथों को मसलने लगी तो जैनिल ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, चाहे जो भी बात हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। काजू ने खाली आंखों से जैनिल को देखा तो जैनिल ने पलक झपका दी और गाड़ी चलाने लगा। इधर मानव ने मनु को कॉल किया। एक ही रिंग में मनु ने कॉल उठाकर बेचैनी से कहा, काजू मिल गई क्या? मानव जी। मानव ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहा, आप कोई हुक्म करें और हम उसे ना पूरा करें, ऐसा कैसे हो सकता है? भला काजू मिल गई है, जैनिल उसे घर लेकर आता ही होगा। मनु, थैंक यू मानव जी, आपने हेल्प ना करी होती तो। मानव ने मनु की बात को काटते हुए कहा, अरे पहली बार आपने फ़ोन किया था तो कैसे ना करते। मनु, अच्छा लगता है कि काजू आ गई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मानव, पक्का बाद में बात करेंगी ना आप? लेकिन मनु ने बिना कुछ सुने ही फ़ोन रख दिया तो मानव ने खुद से कहा, थैंक यू काजू जी, आपने तो मेरी लव स्टोरी भी चला दी। मानव सोचने लगा था कि जब उसने काजू को देखा था तो जैनिल ने उसे मना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद मनु का फ़ोन आया उसके पास, जो बहुत घबराई सी बोली कि काजू कॉलेज में नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तभी मानव को वो गाड़ी याद आ गई। उसने और जैनिल ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से गाड़ी को ढूंढ निकाला और काजू को बचा लिया। जैनिल काजू को घर ले आया। जैनिल गाड़ी बाहर से ले आया लेकिन काजू अभी भी गाड़ी में ही थी। वो बाहर ही नहीं आना चाह रही थी। जैनिल ने दरवाज़ा खोलकर काजू को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन काजू जैनिल की खाली आंखों से देखने लगी। जैनिल ने हंसते हुए कहा, उठाकर ले जाना पड़ेगा क्या? काजू को हंसी नहीं आई तो जैनिल ने अपनी हंसी गायब कर ली और झट से काजू को गोद में उठाकर अंदर बढ़ाया। अंदर सब काजू का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। राज, मोमो, अभय, कृति, गौरी, तनु और मनु सब इधर उधर चक्कर काट रहे थे। तभी जैनिल को देख सब उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। सिर्फ राज अपनी जगह पर खड़ा रहता है, बाकी सब उसके पास आ पहुंच गए। जैनिल ने काजू को सोफे पर बिठा दिया तो मोमो ने काजू को अपने गले से लगा लिया। काजू अपने माँ के गले लगकर शांति से बैठी रही। जैनिल राज के पास आकर बोला, सॉरी अंकल, मुझे काजू का ध्यान रखना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हुआ है। राज ने जैनिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, काजू की है। जैनिल राज को हैरानी से देखने लगा तो राज ने कहा, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ और काजू को भी। जैनिल सर, वो बहुत डरी हुई है, आप उसे कुछ मत कहिएगा, गलती चाहे किसी की हो, उसे कुछ मत कहना। राज ने जैनिल की बातों में काजू के लिए फ़िक्र देखी तो राज ने जैनिल से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो फैसला लूँगा
उसमें तुम ना नुकर नहीं करोगे। जैनिल ने कुछ नहीं कहा तो राज मोमो को देखने लगा, जो एक बार फिर से वही डर अपनी बेटी की आंखों में देख रही थी, जो सालों पहले उस हादसे में उसने सबकी आंखों में देखा था। काजू चुप थी, तनु मनु कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। राज सबके पास आया और बोला, आप सब दूर हटिए, काजू से मुझे कुछ कहना है। सब राज की बात सुनकर एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन मोमो काजू के पास ही बैठी रही। राज, मैंने फैसला किया है कि अब से काजू जैनिल के साथ रहेगी। राज के बोलते ही सब उसे हैरानी से देखने लगे, तो राज ने सबसे मुंह फेर कर कहा, और कोई भी मेरे इस फैसले से खुश हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई माने या ना माने, लेकिन अब काजू यहाँ नहीं रहेगी। मोमो ने जब ये सुना तो वो उठकर राज के पास गई और गुस्से से खुद की ओर करते हुए बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? काजू जैनिल के साथ क्यों रहेगी? इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। राज ने जाते हुए कहा, किसकी गलती है और किसकी नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब काजू मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। राज कहकर चला गया, मानो मोमो बुत बनी वहीं खड़ी रह गई। जैनिल राज के पीछे जाने लगा तो काजू खड़ी हुई और बोली, ठीक है, मुझे डैडू का फ़ैसला मंजूर है, मैं अभी जैनिल के साथ चली जाऊंगी। सब राज और काजू की बातों पर शौक थे। कोई कुछ नहीं बोला तो काजू वहां से निकलकर जैनिल की गाड़ी में आकर बैठ गई। किसी में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे ये दोनों बाप बेटी जो फैसला ले लेते हैं फिर पीछे नहीं हटते। मोमो जल्दी से राज के पास चली गई। राज खिड़की के पास खड़ा होकर देख रहा था तो मोमो ने पीछे से कहा कि रोक लो मेरी बेटी को प्लीज़। राज कुछ नहीं बोला तो मोमो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी वो बच्ची ही तो है। राज ने झट से मोमो को गले लगाकर कहा, मुझे ये करना पड़ा डोरा, तुम भरोसा रखो, सब ठीक होगा। मोमो ने राज को खुद से दूर करके कहा, नहीं, आपने सही नहीं किया। आप दोनों बाप बेटी के बीच में मैं फंस जाती हूँ। आप दोनों कभी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। राज ने मोमो को समझाने की कोशिश करी, लेकिन मोमो तो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। मोमो वहाँ से चली गई। राज उसे देखता ही रह गया। जैनिल काजू को अपने साथ लेकर चला गया। उनके जाते ही सुधीर ने घर में एंट्री ली, क्योंकि तनु ने उसे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था, जिससे वो अपनी मीटिंग के बीच में ही घर वापस आ गया। लेकिन तब तक काजू जा चुकी थी। सुधीर गुस्सा करते हुए राज के कमरे में बढ़ गया। राज के एक फैसले से सारे रिश्ते टूटते नजर आ रहे थे। क्या वो सबको संभाल पाएगा या फिर सब उससे दूर हो जाएंगे? सुधीर राज के कमरे में आया। राज अब भी वैसे ही खड़ा था जैसे मोमो उसे छोड़कर गई थी। सुधीर आते ही बोल पड़ा, पापा, आपने काजू को जैनिल के साथ कैसे भेज दिया? आप तो जैनिल को अच्छी तरह से जानते हो ना, फिर भी आपने एक बार भी नहीं सोचा काजू वहाँ कैसे रहेगी? राज चुपचाप सुधीर की बातें सुन रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। सुधीर राज के सामने आकर बोला, चुप मत रहिए, कुछ बोलिए पापा, काजू जैनिल के साथ कैसे रहेगी? राज ने थोड़ी सख्ती से कहा, जैसे जैनिल रहता है वैसे ही वो भी रह सकती है। सुधीर कुछ नहीं बोला। वो जाने लगा तो राज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, काजू को वापस लाने का सोचना भी मत। सुधीर, आप जानते हैं मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। राज ने सुधीर की ओर तीखी नज़रों से देखकर कहा, अगर काजू यहाँ वापस आई तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल सकता हूँ। सुधीर तो राज को देखता ही रह गया। उसने राज के हाथ को अपने हाथ से हटाया और नम हुई आंखों से बोला, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। मैं कहीं भी रह लूँगा, लेकिन अपनी बहन को ऐसे दर दर की ठोकरें खाते नहीं देख सकता। मैं उसके साथ रहूँगा। राज सुधीर में राम और भरत को देख रहा था, जो बरसों पहले अपनी बहन मोमो के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। राज ने अब कुछ नहीं कहा तो सुधीर वहाँ से चला गया। राज एक बार फिर उसी तरह खड़ा होकर बाहर देखने लगा। सुधीर सबके पास आया और बोला, मैं काजू के पास जा रहा हूँ। मोमो ने आते हुए कहा, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। सुधीर ने मोमो को गले लगाकर कहा, नहीं मम्मा, आप यहाँ रहकर पापा को संभालिए। मैं जानता हूँ वो ऐसे ही तो कोई फैसला नहीं लेते हैं। इस वक्त आप उनके साथ रहें, मैं काजू के पास जाता हूँ। सुधीर जाने लगा तो राज सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, कोई काजू के पास नहीं जाएगा। सुधीर, तुम भी नहीं। सुधीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राज ने बीच में ही कहा, बोल दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। अब जो भी मेरे फैसले से खुश नहीं है वो मेरे से सब रिश्ते तोड़ कर जाएगा। सुधीर के साथ साथ सबकी आंखें भर आई थी।
किसी को कुछ समझ नहीं आया कि राज आखिर करना क्या चाहता है। राज ने अपना फैसला सुनाया और वापस अपने कमरे में आ गया। सुधीर भी वहीं रुक गया। कुछ देर बाद सब उदास चेहरों से अपने अपने कमरों में चले गए। मनु गौरी जी की गोद में लेटी हुई बोली, दादी काजू कहाँ होगी, वो कैसी होगी, मुझे उसकी याद आ रही है। गौरी जी ने मनु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना तो यकीन है राज उसे ऐसे ही नहीं भेज सकता, जहाँ भी होगी ठीक होगी। जैनिल काजू को अपने साथ ले आया। जैनिल ने गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रोक दी। दोनों बाहर आ गए तो जैनिल ने काजू को अपने पीछे आने के लिए कहा। काजू चुपचाप जैनिल के पीछे चलने लगी। दोनों सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर आ गए तो जैनिल ने काजू को एक जगह खड़ा करके वहीं रुकने के लिए कहा। काजू ने मुंडी हिला दी। काजू से थोड़ी दूर जाकर जैनिल ने मानो को फ़ोन किया। एक रिंग में ही मानो ने फ़ोन उठा लिया तो जैनिल ने कहा, झट से बाहर आ मानो। हैं, तू अंदर नहीं आ सकता? जैनिल, टाइम नहीं है, जितना बोला उतना कर। मानो ने फ़ोन कट कर दिया और एक कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही बोला, बुला तो ऐसी रहा है जैसे कोई लड़की लेकर आया हो। उसने जैनिल को देखकर कहा, क्या है, तूने तो ऐसे बुलाया जैसे तू किसी। मानो ने काजू को नहीं देखा था लेकिन काजू ने मानो को देख लिया था। मानो के ऐसे बोलने से काजू की आंखें नम हो गई थी। जैनिल ने फ़ोन में देखते हुए कहा, ज़्यादा बकवास ना कर। मानो जैनिल के गले लगते हुए बोला, एक तू ही तो है जानम मेरी, तुझसे बकवास ना करूं तो और किससे करूं। जैनिल ने गुस्से से मानो को दूर करते हुए कहा, शर्म कर ले, सामने लड़की खड़ी है और तुझे बकवास से फुर्सत नहीं है। मानो ने चौंकते हुए कहा, लड़की कहाँ है? कहाँ है लड़की? मानो ने इधर उधर देखा तो काजू पर नज़र पड़ी। मानो ने काजू को देखकर दांत दिखाते हुए कहा, ओह, आपको तो मैंने देखा ही नहीं। मानो काजू की ओर बढ़ गया और बोला, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए। मानो काजू को कमरे की ओर ले जाने लगा तो जैनिल ने उसे रोकने की कोशिश करी लेकिन तब तक काजू कमरे में आ चुकी थी। जैनिल ने मानो को बाहर खींच लिया और कुलंग, कमरे का हाल देखा है तूने, क्या कर रखा है? बोला, अबे उसको ऐसे ही ले गया अंदर। मानो ने जीभ को दांत तले दबाकर कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन यहाँ रखना सही नहीं था ना, आते जाते लोग देखें, वो भी तो तुझे पसंद नहीं। जैनिल, अब क्या करें ये बता। मानो, तू उसे यहाँ लेकर क्यों आया है? उसके घर छोड़कर आ जैनिल, राज अंकल ने कहा है कि अब से वो मेरे साथ रहेगी। मानो ने आँख फाड़ते हुए कहा, क्या मतलब, तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहोगे? जैनिल ने मानो को घूर कर देखा तो मानो दांत दिखाते हुए बोला, जस्ट जोकिंग ब्रो, वैसे अच्छा है, कम से कम खाना तो मिल ही जाएगा। जैनिल, तुझे लगता है उसे खाना बनाना आता होगा? बड़े बाप की बेटी है, मुझे तो लगता नहीं वो कभी किचन में गई भी होगी। मानो ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, बात तो ये भी सही है भाई तेरी, फिर तो तू ही बावर्ची बनेगा। जैनिल और मानो दोनों बाहर खड़े खड़े ही बातों में मगन थे। काजू कमरे में आई। ये बाहर से एक कमरे के जैसा था लेकिन अंदर थोड़ा अलग था। कमरे के अंदर एक कमरा था, एक ओपन किचन था और थोड़ा सा खुला हॉल भी था। किचन की ओर एक बालकनी थी जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे उसमें अंधेरे को नामो निशान नहीं था। एक और बाथरूम था। काजू ने कमरे का जायजा तो ले लिया, सब अच्छा था लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी। कहीं कोई शर्ट तो कहीं कोई शूज पड़ा हो, कहीं सॉक्स पड़ी थी। हॉल में रखे सोफे पर भी कपड़े पड़े हुए थे, कहीं कोई बर्तन रखा तो कहीं लैपटॉप रखा था। काजू सब देखती हुई छोटे से कमरे में आ गई। यहाँ एक डबल बेड था जिस पर जगह जगह कपड़े ही थे, कहीं बुक्स तो कहीं कोई चार्जर पड़े हुए थे। कमरा, या यूँ कहें पूरे घर में सिर्फ एक जगह ऐसी थी जहाँ गंदगी नहीं थी, वो थी जैनिल और मानो की वर्दी जहाँ टंगी हुई थी। दोनों की जगह ही टंगी थी लेकिन एकदम साफ तरीके से। काजू अब किचन में आई तो यहाँ भी वही हाल था। काजू ने अपना सिर झटका और जाकर काम पर लग गई। उसने हॉल में पड़े सब कपड़ों को उठाया और बाथरूम में रखने चली गई। जैनिल और मानो बातचीत करके अंदर आए तो देखा कि उनके कपड़े इधर उधर नहीं पड़े थे। तभी काजू बाहर आई और उन दोनों को देखे बिना ही कमरे में चली गई। मानो ने धीरे से जैनिल के कान में कहा, ये सब क्या था भाई? जैनिल भी आंखों को टिमटिमाते हुए देख रहा था। वो बोला, जो हम सोच रहे हैं वो वैसी बिल्कुल नहीं है। काजू कमरे के बाहर आई तो उसके हाथ में मानो और जैनिल दोनों के कपड़े थे। वो बाथरूम में चली गई। मानो और जैनिल दोनों कान लगाकर सुनने लगे तो पाया कि पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मानो, लगता है हमारे कपड़े धो रही है। जैनिल कुछ बोलता उससे पहले ही काजू बाहर आई और बोली, कपड़े सर्फ में भिगो दिए हैं, धो लेना।
काजू ये कहकर कमरे में चली गई तो जेनिल और मानो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मानो, ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर हमें ही धोना होता तो हम ऐसे थोड़ी ना फेंकते। जेनिल ने मानो का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम में घुसाते हुए बोला, चल लग जा मेरी धोबन, मैं उसकी हेल्प करवाता हूँ। मानो जल्दी से बाथरूम के बाहर आने लगा, लेकिन जेनिल ने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे अंदर ही रहने दिया। जेनिल बोला, रहने दे बेटा, मेरी वाली के साथ तो मैं ही काम करूँगा, तू ये कर। ओके बच्चा। मानो बच्चों की तरह जेनिल को देखने लगा, लेकिन जेनिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। जेनिल कमरे में आया तो देखा काजू बेड पर चढ़कर उसकी बेडशीट को सही करने में लगी थी। जेनिल ने देखा काजू किसी बच्चे की तरह बेड पर बैठी अपने मुलायम हाथों से काम कर रही थी। जेनिल काजू के पास गया और बोला, नीचे उतरो। काजू ने जेनिल को देखा तो जेनिल ने फिर कहा, नीचे उतरो। काजू थोड़ी डरते हुए उतर गई तो जेनिल बेडशीट को सही करने लगा और झट से उसने बेडशीट सही कर दी। काजू ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैंने तो आपको कपड़े धोने के लिए कहा था। जेनिल ने काजू को देखे बिना ही कहा, वो मानो धो रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ गया। अब काजू का डर थोड़ा कम हुआ तो वो बोली, ठीक है, किचन की सफाई और करनी है, आप आ जाइए। काजू ये कहकर चली गई तो जेनिल भी कंधे उचकाकर उसके पीछे पीछे चला गया। दोनों ने मिलकर किचन को भी साफ कर दिया तो काजू ने जेनिल से हॉल साफ करने के लिए कहा और खुद सभी बर्तनों को लगाने लगी। जेनिल ने हॉल साफ कर दिया, तभी मानो ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो काजू भी बाहर आ गई और बोली, आपने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया? जेनिल सोफे को सही करते हुए बोला, हाँ, कपड़े धोने में आनाकानी कर रहा था। जेनिल अनजाने में ही बोल गया तो उसके हाथ रुक गए। काजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे जेनिल ने देखा तो उसे अपने आप पर ही हंसी आ गई, लेकिन वो हंसा नहीं। काजू ने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया, तभी मानो हाँफते हुए बाहर भागा और बोला, शुक्र है खोल दिया, वरना आज तो मैं मर ही जाता। मानो ने एक नज़र चारों ओर डाली। मानो ने बच्चों की तरह चिल्लाते हुए कहा, ओह माय गॉड, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने साफ़ सुथरे घर में रहूँगा। काजू ने मानो की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बाथरूम में गई तो देखा मानो ने सारे कपड़े धो दिए थे। काजू ने सबको बाल्टी में रखा। कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे और बाल्टी इतनी बड़ी कि काजू को चलने में परेशानी हो रही थी। वो जैसे तैसे उसे बाहर लेकर आ गई और उसे उठाकर बालकनी की ओर जाने लगी। काजू ने एक कदम रखा और बाल्टी को रखकर खींचने लगी। तभी जेनिल आया और बाल्टी को उठाकर आगे जाते हुए बोला, कहाँ ले जाना है? काजू ने बालकनी की ओर इशारा किया। जेनिल आगे आगे बाल्टी लेकर और काजू उसके पीछे पीछे बालकनी में आ गई। जेनिल ने बाल्टी रखी और कपड़े सुखाने लगा। काजू बोली, तुम किचन के लिए सामान ले आओ, मैंने लिख दिया है, वहाँ किचन में पेपर रखा है, वो सब ले आना। तो काजू बोली, ये मैं कर लूँगी, आप। जेनिल ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह मुंडी हिलाई और चला गया। जेनिल काजू की दी हुई सामान की लिस्ट लेकर चला गया। काजू कपड़े सुखाने लगी। अब काजू एक तो सारे दिन से थकी हुई थी और फिर उसने कभी कपड़े सुखाए भी नहीं थे, तो वो जेनिल और मानो की शर्ट को लेकर उसे उलट पलट कर देखने लगी और सोचने लगी कि इन्हें सुखाएं कैसे। काजू ने एक हाथ में शर्ट को पकड़ा और दूसरे हाथ कमर पर रखे थी। जेनिल जो बाइक स्टार्ट कर रहा था, अचानक से उसकी नज़र काजू पर गई तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उतरकर वापस जाने लगा काजू की मदद करने के लिए। लेकिन तभी उसने देखा मानो काजू के पास आ गया। जेनिल वापस मुड़ा और चला गया। मानो काजू के पास आया और मजाकिया अंदाज में बोला, का हुई? मानो के आने से काजू हड़बड़ा गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, इसे सुखाते कैसे हैं? मानो ने काजू के हाथ से शर्ट लिया और उसे फटकारने लगा तो काजू ने भागकर शर्ट पकड़कर कहा, अरे अरे, उड़ाना नहीं है, सुखाना है। मानो ने काजू को भारी आंखों से देखकर कहा, आप थोड़ा सब्र रखिए देवी जी। काजू सिर झुकाकर पीछे हो गई तो मानो ने शर्ट को फटकार कर सुखा दिया। मानो एक एक करके सब सुखाने लगा तो काजू भी कपड़े उठाने लगी। अब उसके हाथ में आई जेनिल की जीन्स, जो पानी में भीगने से बहुत भारी हो गई थी। काजू ने उसे उठाकर कहा, ये इतनी भारी कपड़े आप कैसे पहन लेते हो? मानो कुछ नहीं बोला तो काजू जीन्स को फटकारने लगी, लेकिन वो जीन्स के साथ साथ ही आगे खिसक गई। तो मानो ने जीन्स उसके हाथ से लेते हुए बोला, आप एक काम करिए, जाकर आराम करिए, अगर आपको कुछ हो गया तो वो मेरी जान खा जाएगा। काजू आंख फाड़कर मानो को देखते हुए बोली, कौन? मानो कपड़ों को सुखाते हुए बोला, तुम्हारे पति देव। मानो के
इतना कहते ही काजू वहीं जम गई। उसके कान में मानो के कहे 2 शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारे पतिदेव। काजू काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रही। मानो अंदर जाते हुए बोला, अभी तक यही हो, चलो अंदर। काजू हाँ हाँ चलो। दोनों अंदर आ गए। कुछ देर बाद जैनिल भी आ गया। जैनिल ने सब सामान किचन में रखा और बोला, खाना ले आया हूँ, लो खा लो। काजू और मानो दोनों सोफे पर बैठे थे तो काजू उठकर किचन की ओर जाने लगी। जैनिल काजू के करीब आकर धीरे से बोला, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं और कुछ तुम्हारी ज़रूरत का सामान है, बाकी कुछ बचा हो तो कल ले चलूँगा, ले आना। जैनिल ये कहकर मानो के पास जाकर बैठ गया। काजू कुछ देर तक जैनिल के कहे शब्द सोचने लगी और फिर अंदर चली गई। जैनिल मानो के पास बैठा ही था कि मानो धीरे से बोला, क्या खुसुर फुसुर हो रही थी मियाँ बीवी के बीच। जैनिल ने मानो को घूर कर देखा तो मानो फिर बोला, प्राइवेसी चाहिए क्या ब्रो। जैनिल ने मानो को एक घूंसा मारते हुए कहा, साले सुधर जा ना वो प्यार करती है मुझसे और ना मैं। हम दोनों एक रिश्ते में बंधे हैं, इसीलिए साथ हैं। मानो ने एक भूं उचकाकर कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जैनिल ने दूसरी ओर देखकर कहा, नहीं। मानो तो फिर तू उसकी इतनी केयर क्यों करता है वे। जैनिल उठकर जाने लगा तो मानो फिर बोला, अब नज़रें तो ना चुरा मेरी जानम। जैनिल मानो पर झुककर नज़रें मिलाकर बोला, केयर करता हूँ क्योंकि वो अच्छी लड़की है। जैनिल के बोलते ही मानो बोला, अच्छी तो काया भी है, इनफैक्ट वो तो तुझे पसंद भी करती है। जैनिल कुछ बोलने वाला था कि उसने देखा काजू हाथ में प्लेट लेकर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। काजू को देख जैनिल चुप हो गया तो काजू घूमकर मानो के सामने आ गई और प्लेट को टेबल पर रखकर बोली, खाना। मानो खाना खाने लगा तो जैनिल बोला, सुनो, तुम्हें हम दोनों की इतनी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। काजू बिना कुछ बोले चुपचाप जाने लगी तो मानो खाना मुंह में ठूसते हुए बोला, मेरी सेवा तो कर देना, ये तो पागल है। जैनिल मानो को घूरने लगा। काजू किचन में चली गई तो मानो ने मुंह का निवाला नीचे करके कहा, अबे साले दिल दुखा दिया ना उसका। एक तो वो तेरे इतने काम बिना कहे कर रही है, ऐसे काम जो उसने आज तक नहीं किए हों वो कर रही है, और तू है कि उसका दिल दुखाया जा रहा है। जैनिल, हाँ तो मैंने तो नहीं कहा ना कि वो काम करे। मानो ने जैनिल से बहस ना करने की सोची। अब वो खाने लगा। जैनिल बाहर चला गया और काजू कमरे में आकर बैठ के एक कोने पर सिर दीवार से सटाकर बैठ गई। बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तनु घर के बाहर अकेली अपनी ठोड़ी के हाथ लगाकर अपना चेहरा उस पर टिकाकर बैठी थी। ताज घर आया और जल्दी जल्दी अंदर जाने लगा तो उसकी नज़र तनु पर पड़ी। उसने कुछ देर तनु को देखा तो उसने मन ही मन कहा, आज ये इतनी उदास क्यों लग रही है। ताज तनु की ओर बढ़ गया और उसके पास बैठते हुए बोला, आज ये लड़ाकू विमान शांत कैसे है। तनु ने शांति से कहा, आज कुछ भी कहने का मूड नहीं है, जाओ यहाँ से। ताज, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ। तनु ने ताज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, कुछ नहीं। ताज को सीरियस मैटर लगा तो उसने सीरियस होकर ही कहा, क्या बात है तनु, सब ठीक है ना। ताज ने कुछ ऐसे कहा कि तनु भी उसे सब बताने लग पर मजबूर हो गई। उसने काजू के बारे में सब बता दिया तो ताज ने हैरानी से कहा, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्या मैं सिर्फ झगड़ने के लिए ही हूँ। तनु ने उदासी से कहा, नहीं यार, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि समझ ही नहीं आया। ताज, अच्छा ये बताओ तुम काजू को मिस कर रही हो। तनु ने घूर कर ताज को देखकर कहा, यह भी कोई पूछने की बात है। ताज ने आंखें मटकाकर कहा, तो चलो काजू से मिलकर आते हैं। तनु ने हैरानी से कहा, इस वक्त बड़े पापा ज़मीन में गाड़ देंगे हमें। ताज, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, इनफैक्ट तुम्हारी दादी को भी नहीं। तनु की आंखों में वो चमक आ गई जो ताज देखना चाहता था। तनु ने आंखें चमकाते हुए कहा, वो कैसे। ताज, थोड़ा इंतज़ार करो, चलो अंदर चलते हैं। ताज और तनु अंदर आ गए। ताज अपने कमरे में गया और कपड़े चेंज करने लगा। तनु मनु के पास आई जो कि उसी की तरह उदास सी बैठी थी। तनु ने मनु का हाथ पकड़ा और बोली, चल कुछ काम है तुझसे। मनु ने हाथ छुड़ाकर कहा, परेशान मत करना यार। तनु, परेशानी दूर कर रही हूँ। मनु और तनु दोनों ताज के कमरे में आ गई तो ताज बोला, दादी सो गई। मनु, हाँ सो गई शायद। ताज ने दोनों को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद बाहर आ गया। वो सीधे उनके कमरे में गया और लाइट ऑफ करके तनु मनु के बिस्तर पर तकिया रखकर ऐसी शेप बना दी मानो कोई सो रहा हो। अब ताज बल्ब के वायर के पास आया और उसे काट दिया, जिससे अगर कोई बल्ब जलाए तो भी ना जले। ताज ये सब करके अपने कमरे में आ गया और उसे अंदर से बंद करके खिड़की
को खोलकर बोला, चलो इधर से कूदो जल्दी। तनु ताज के पास आ गई, लेकिन मनु वहाँ से हिली तक नहीं। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। प्लीज़ दोस्तों मुझे मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। प्लीज़ दोस्तों हमारा सहयोग करना। धन्यवाद दोस्तों।